मैं डॉक्टर बसंत अग्रवाल, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर। मैं आज आपको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसको मैंने 3 हिस्सों में विभाजित किया है। ये पहला हिस्सा है जिसमें हम बुनियादी बातें करेंगे कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसका सीओपी क्या है, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पार्ट 2 में व्यवहारिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। व्यवहारिक का मतलब है कि जहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है, और 3 द्रव रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो अगर उनके कार्य प्रणाली को समझना तो सीधे पार्ट 2 में हम जा सकते हैं, और पार्ट 3 में मिश्रण के गुण के बारे में हम बताएंगे, तो वो पार्ट 3 रहेगा। तो अभी ये पहला पार्ट है जिसमें कि हम सिर्फ बुनियादी बातें करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर। पहले से आवश्यक ये माना जा रहा है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री ले रहे हैं, आप उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, आप रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग विषय पे सीखने में इच्छुक हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है। और तीसरा, आपने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को समझने के लिए उसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन से तुलना करके समझाया जाएगा। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपको आना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। तो ये तीनों अगर आपने पहले से कर रखा है तो सभी के लिए है। इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल भी इसको हमारे लेक्चर को उपयोग में ले सकते हैं कि कार्य प्रणाली को समझने के लिए, तो उनके लिए उपयोगी है। अध्ययन का उद्देश्य पहला, अमोनिया पानी आधारित वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन की भूमिका, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के विकास पर ऐतिहासिक समीक्षा। तीसरा, आदर्श अमोनिया जल या पानी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कार्यप्रणाली, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अधिकतम सीओपी का मूल्यांकन। तो ये 4 उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भूमिका, निरंतर बिजली की आपूर्ति आज भी देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद उन लोगों को भी, इन क्षेत्रों के लोगों को भी कोल्ड स्टोरेज, चिकित्सा आपूर्ति, घरेलू रसोई के भंडारण इत्यादि के लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम गर्म स्रोत का उपयोग करता है, वो लो ग्रेड एनर्जी का उपयोग करता है। गर्म स्रोत को लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं, उसका उपयोग करता है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं, उसका उपयोग नहीं करता। तो ये लो ग्रेड एनर्जी या गर्म स्रोत का उपयोग करता है और उसके ऊपर ये चलता है, तो उसके लिए ये ऊर्जा की ज़रूरत है। इसीलिए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को ऊष्मा संचालित या ऊष्मीय ऊर्जा चालित प्रणाली भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े जो इकाई होते हैं, 100 टन से 1500 टन, ऐसे बड़े जो क्षमता वाले इकाई होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जैसे वेपर कंप्रेशन को रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में उपयोग किया जाता है, इसको भी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके इकाई जो है बड़े बड़े इकाई होते हैं, 1500 टन। 1500 टन के लिए वेपर कंप्रेशन यूज नहीं होते। वेपर कंप्रेशन छोटी इकाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको बड़े इकाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि पारंपरिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट जैसे पानी या अमोनिया का उपयोग करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। ओजोन डिप्रेशन पोटेंशियल या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका काफ़ी कम है। ये भूतपूर्व काल से इस्तेमाल किया जा रहा है और अब भविष्य में भी इसका उपयोग किया जाएगा।
ऐसा माना जा रहा है क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। और इसीलिए हमारा पढ़ने का उद्देश्य ये है कि इसमें और अधिक शोध किया जाए, जिससे कि इसके दाम को घटाया जा सके या इसके परफॉर्मेंस को, कार्य प्रणाली को बढ़ाया जा सके। ऐसा कुछ आगे इसमें शोध किया जाए। इस उद्देश्य के साथ हम ये इसको और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम के लाभ, यह भी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के समान ही है। ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम में 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस होता है। इस 1 से 2 को हमने हटा दिया और इसमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाएंगे। 2 से 3 कंडेंसेशन प्रोसेस है, 3 से 4 एक्सपेंशन प्रोसेस है और 4 से 1 इवोपोरेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन, एक्सपेंशन, इवोपोरेशन वही है। कंडेंसेशन में हीट रिजेक्ट करेगा QC अमाउंट एट टेम्परेचर TC, और इवोपोरेशन में TE अमाउंट वो हीट QE अमाउंट ऑफ हीट लेगा एट इवोपोरेटेड टेम्परेचर TE। तो ये जो है ये प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे सबकूल्ड रीजन है और ये सुपर हीटेड रीजन है। तो चीज़ वही है, बस यहाँ पे हमने क्या किया कि 1 से 2 कंप्रेसर को हटा करके एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को रखा है। क्या है कि एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या करेगा कि 1 पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेशन वहाँ से वेपर आ रही है इवोपोरेटर से, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने में, उसको खींच लेगा और उसको द्रव में, लिक्विड में बदल देगा। इसके बाद पंप से हम इसको कंप्रेस कर देंगे उच्च दबाव पे, तो यहाँ पे उच्च दबाव बन जाएगा, कंडेंसर के दबाव के समान बन जाएगा, जहाँ पे हम वापस ये जो द्रव था उसको भाप में बदल देंगे। तो भाप को बदलने के बाद वो भाप को वापस कंडेंसर में भेज देंगे, जो कि कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिस्टम उसको भाप को खींच करके द्रव में बदलेगा, जिससे इसका वॉल्यूम जो है बहुत कम हो जाएगा। फिर हम उसको पंप के द्वारा उच्च दबाव में भेज देंगे नंबर 2 पे, और वहाँ पे वापस द्रव से भाप में बदल करके इस साइकिल में डाल देंगे। तो चूंकि पंप यूज हो रहा है वो द्रव को यूज कर रहा है, इसलिए इसमें जो ऊर्जा खपत होती है वो काफ़ी कम होती है, तो जो कंप्रेसर के द्वारा ऊर्जा खपत होती है तो लगभग नेग्लिजिबल है, तो ज़्यादा ऊर्जा खपत नहीं होती है इसके अंदर। क्योंकि पंप है वो छोटा सा पंप है, तो वो आवाज़ भी कम करेगा, शोर भी कम मचाएगा और ऑपरेशन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है इसका। फिर चूंकि चलित पुर्जे कम है तो टूटफुट भी कम होगा, और टूटफुट कम होगा तो रखरखाव की आवश्यकता भी कम होगी। लीकेज, रेफ्रिजरेंट के रिसाव की संभावना कम होती है, और आसानी से अमोनिया अगर होगा तो समझ में आ जाता है कि कहाँ से लीक हो रहा है, उसको डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान है और उसको रिपेयर भी चालू उसमें कर सकते हैं। उसके लिए सिस्टम को पूरे को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड सिस्टम का COP कम है। अगर हम वेपर एब्जॉर्प्शन में देखें तो COP कम है कंप्रेशन की तुलना में, लेकिन चूंकि यह निम्न श्रेणी का उसमें उपयोग करता है, लो ग्रेड एनर्जी को उपयोग करता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत कम COP है तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि हम इंजन के जो एग्जॉस्ट है, निकास है, उसको यूज़ कर लें, केरोसिन का लैंप यूज़ कर लें, या सोलर एनर्जी यूज़ कर लें, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उससे जो हीट गर्म ऊर्जा मिल रही है उसकी गर्म ऊर्जा को ले लें, तो हम कोई भी गर्म ऊर्जा कहीं से भी ले सकते हैं जिसकी कोई खास कीमत नहीं होती है। तो इसलिए COP भी कम आ रहा है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐतिहासिक समीक्षा, 1700 के आसपास ये ज्ञात था कि अगर पानी को वेपर में बदला जाए, जितना ज़्यादा वेपर होगा, इवोपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, उतना ही बर्फ़ जमेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा था, तो वहाँ पे बर्फ़ जमने की संभावना थी। तो ये लोगों को पहले से पता था 1700 में। इसी चीज़ को 1810 में जॉन लेस्ली ने एक सेटअप बनाया, जिसमें उसने 2 बर्तन रखे, एक में पानी रखा, एक में सल्फ्यूरिक एसिड रखा। जब वाल्व बंद था तब तो कुछ नहीं हुआ। जब ये वाल्व को ओपन कर दिया गया तो वाटर के वेपर्स बनना शुरू हुए, भाप बनना शुरू हुए वाटर्स के, और वो सल्फ्यूरिक एसिड में
समायोजित हो गए, उसमें मिल गए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बने, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट में भी अंतर है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जाए तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर है। तो ये बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर के बने और वो सल्फ्यूरिक एसिड में मिल गए। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो शेष पानी बचा हुआ था वो बर्फ़ बन गया। फिर इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि डाइल्यूट हो जाता है, तो उसको क्या किया कि गर्म करके वापस हमने पुराने सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ला सकते हैं। तो इस तरह का उन्होंने सेटअप बना करके बताया। 1859 में फर्डिनेंड केर ने अमोनिया को यूज किया और पानी को उपयोग किया। एक बर्तन में अमोनिया रखा, दूसरे में पानी रखा, और सही कहें तो पानी की जगह वो एक्चुअली अमोनिया थोड़ा बहुत मिल जाता है उसके अंदर, तो एक्वा अमोनिया मिश्रण कहेंगे। एक्वा अमोनिया का मिश्रण रखा, ऐसा भी कह सकते हैं, या पानी रखा, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अमोनिया को जब यहाँ पे गर्म किया तो उसके भाप बने, वो भाप बन करके भाप से होते हुए ये पानी में या जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जा कर के मिल गया। तो गर्म करने से क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा भाप बना, और यहाँ पे हम ठंडा कर रहे हैं, ये पानी से हम मूव करके इसको ठंडा कर रहे हैं कि जो कि इसकी गर्मी को हटा देगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया इसके अंदर मिल जाएंगे। तो जब खूब सारा अमोनिया मिल गया और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हो गया, मजबूत सॉल्यूशन हो गया, एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बन गया, तो इसको हम फिर इसके बाद सेकंड स्टेज होता है कि हम आग को बंद कर देते हैं। अब चूँकि यहाँ पे ठंडा हो गया, ये ठंडा हो रहा है, तो ये क्या होगा कि वापस अमोनिया इसमें से रिलीज होगा, वापस अमोनिया इसमें से रिलीज होगा और इसमें वापस जाने लगेगा। तो जब जाने लगेगा तो यहाँ पे जो है ये ठंडा होने लगेगा। तो हम दूसरा बर्तन लेके आए जिसको कि हमें रेफ्रिजरेटिंग करना है, और वो बर्तन ला करके यहाँ रख दिए। तो जब अमोनिया का वेपर्स बना तो इस बर्तन में बर्फ़ जमना शुरू हो गया। तो ये आप देख सकते हैं बर्फ़ जमना शुरू हो रहा है, और ये वेपर्स यहाँ से मूव करके फिर से वापस अमोनिया में जाने लगे, क्योंकि अब इसकी सोखने की क्षमता कम हो गई। तो ये वापस वेपर्स बन करके अमोनिया में जाने लगे और यहाँ पे बर्फ़ जम गया। तो इस तरह का सिस्टम बना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, लगातार बर्फ़ नहीं बना रहा है, इंटरमीडिएट प्रोसेस है। एक बार बनाता है, एक बार नहीं बनाता है, एक बार बनाता है, एक बार नहीं बनाता है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए। जब हम इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करते हैं तो हमको वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए, हम इंटरमीडिएट प्रोसेस का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बाद 1922 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम के 2 छात्र बाल्जर वन प्लेटन और कार्ल मुंटर्स ने एक 3 द्रव प्रणाली का आविष्कार किया, जिसमें पंप की भी आवश्यकता हटा दी उन्होंने, सिर्फ ग्रेविटी के माध्यम से वो कर रहा था काम। तो उसको भी हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। फर्डिनेंड केर के सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया गया, कैसे उसमें सही किया गया, उसको भी हमें समझना है। और तीसरा, औद्योगिक के लिए काम करने के लिए तरल पदार्थ के रूप में लिथियम ब्रोमाइड और पानी का उपयोग करने वाली प्रणाली की शुरुआत की गई, सिस्टम की शुरुआत की गई, उसको भी समझना है हमें। कुछ सालों बाद दोहरे प्रभाव, त्रिहरे प्रभाव और अधिक प्रभाव वाले अवशोषण प्रणाली की शुरुआत की गई, जिससे शायद हम समझेंगे, लेकिन सिर्फ उसके बेसिक समझेंगे। जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उनके लिए दोहरे और त्रिहरे प्रभाव वाले अवशोषण की सबको समझना जरूरी है, क्योंकि उसकी COP अच्छी आती है। सैद्धांतिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सैद्धांतिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो पहले ये कंप्रेशन सिस्टम है। इसमें क्या है कि कंडेंसर लगा है, एक्सपेंशन वाल्व लगा है, इवेपोरेटर लगा है, कंप्रेसर लगा है, जो आपको पहले भी समझा रहे थे। तो ये प्रणाली कार्य कर रही है, ये चक्र पे चल रहा है, रेफ्रिजरेंट इस चक्र में चल रहा है। कंप्रेसर क्या करता है, इवेपोरेटर से भाप लेता है और हाई प्रेशर बना करके कंडेंसर प्रेशर में भेज देता है। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही है, QC अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है वातावरण में, और जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए लो प्रेशर पे आ गया, कम दबाव वाले पे आ गया, और यहाँ पे इवेपोरेटर में वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, QE अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कार्य प्रणाली कंप्रेशन सिस्टम की है। अब इसमें कंप्रेशन सिस्टम में जैसा आपको पहले बताया था कि हम ये कंप्रेसर को हटा देंगे और उसकी जगह पे सिर्फ ये रेफ्रिजरेटिंग सर्किट को रखा हमने,
तो सिर्फ इतना पार्ट, इतने हिस्से को रखा जिसमें कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही है, एक्सपेंशन वाल्व रखा जहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, और फिर इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है क्यूई अमाउंट, और इसके साथ हमने सॉल्यूशन सर्किट को ला के रख दिया। तो सॉल्यूशन सर्किट में एब्जॉर्बर है, पंप है, जनरेटर है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। तो ये 4 कंपोनेंट है, इसमें जोड़ दिए। तो अब ये साइकिल कुछ इस तरह की हो गई, जिसमें कि जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर से एब्जॉर्बर में जाएगा, पंप में जाएगा, जनरेटर में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व, फिर इवेपोरेटर। तो इस तरह से वो मूव करेगा। और जो वाटर है, पानी है, जो एब्जॉर्बेंट है, वो एब्जॉर्बेंट से, पंप से, जनरेटर से, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से होते हुए वापस एब्जॉर्बर में आ जाएगा। तो उसकी बस ये छोटी सी साइकिल है एब्जॉर्बेंट की, और जो रेफ्रिजरेंट की है वो बड़ी साइकिल है। तो इस तरह से काम करेगा। तो क्या करेगा कि एब्जॉर्बर क्या करेगा, इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके लिक्विड में बदल देगा। तो लिक्विड में बदलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करे। तो हमने यहाँ पे कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं, कूलिंग वाटर को बहा रहे हैं, जिससे कि एब्जॉर्बर की हीट को हटा दे। तो क्यूए अमाउंट ऑफ हीट वो हटाता है यहाँ पे एब्जॉर्बर में। पंप में हम कुछ कार्य करते हैं, डब्ल्यूपी, जो कि क्यूपी के बराबर भी लिख सकते हैं। तो पंप में हम कुछ कार्य करके उसे हाई प्रेशर पे भेज देते हैं जनरेटर में। जनरेटर में हम हीटर की मौजूदगी से या किसी और दूसरी गर्म ऊर्जा से गर्मी देते हैं, क्यूजी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं जनरेटर में, जिससे कि वापस जो द्रव है वो भाप में बदल जाएगा। तो अमोनिया के वेपर्स बन जाते हैं और रेफ्रिजरेंट की वेपर्स बन जाते हैं, और बनने के बाद वो कंडेंसर में चले जाते हैं। और जो पानी है, जो एब्जॉर्बेंट है, वो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से नीचे चला जाता है। अब ये कंडेंसर में गया, तो कंडेंसर में फिर से हमको हीट रिजेक्ट करना है कि उसी अमाउंट ऑफ हीट हमने गर्मी हटा दी यहाँ से, उसको हटाया, और फिर कंडेंसर में जब ये द्रव में बदल गया तो उसको एक्सपेंशन किया। यहाँ पे इवेपोरेटर में वो क्यूई अमाउंट ऑफ हीट लेगा। तो आप देख सकते हैं कि कंडेंसर में हीट को हटा रहे हैं, एब्जॉर्बर में हीट को हटा रहे हैं, इवेपोरेटर में हीट ले रहे हैं, और जनरेटर में हीट ले रहे हैं, और पंप से कार्य कर रहे हैं। तो 5 चीज़ें इसमें आ रही है। टोटल जो कंपोनेंट्स आए हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। टोटल 7 कंपोनेंट है इसके अंदर। इस पूरे सिस्टम में 7 कंपोनेंट है। इसी सिस्टम को अगर प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर बनाया जाए तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसमें हमने कंपोनेंट दिखा दिए, ना भी दिखाएं तो चलेगा। वो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा, जहाँ एक तरफ हम प्रेशर रखते हैं, एक तरफ टेम्परेचर रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंडेंसर और जनरेटर में समान प्रेशर है, पीसी, समान प्रेशर है, दबाव है पीसी का। इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर में कम दबाव है, पीई का। यहाँ पे इवेपोरेटर में तापमान कम है, एब्जॉर्बर और कंडेंसर वातावरण में हीट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक समान तापमान है, और जनरेटर का तापमान काफ़ी उच्च है, काफ़ी ज़्यादा है जनरेटर का तापमान। इवेपोरेटर में काफ़ी कम है, कंडेंसर और एब्जॉर्बर में वातावरण के अनुरूप तापमान आइडियली है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, जिससे कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम निकाल सकें, जिसको कि हम शॉर्ट में COP कहते हैं। तो जो हीट है वो इवेपोरेटर में उसने लिया, सोखा, जनरेटर में हीट सोखा, और वर्क हमने सप्लाई किया पंप के द्वारा, तो उसने भी हीट बोल ले या वर्क बोल ले, उसने उसे सोखा। और जबकि ये कंडेंसर में उसने हीट को, उष्मा को बाहर फेंका, और एब्जॉर्बर में उसने उष्मा को बाहर फेंका। तो हीट को यहाँ पे बाहर फेंक रहे हैं और यहाँ पे सोख रहे हैं। तो दोनों के इक्वेशन को बैलेंस करके ये चीज़ है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है उसको कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन हीट सप्लाइड। तो QE रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, और हीट सप्लाइड QG और वर्क ऑफ पंप दोनों को मिला करके ये हीट सप्लाइड है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस QE अपॉन QG प्लस WP हुआ। वर्क ऑफ पंप जो है इंटीग्रल ऑफ VDP है,
जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि द्रव को इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी कम है गैस की तुलना में। तो लगभग नगण्य के बराबर है, इसलिए कई बार हम वर्क ऑफ पंप नहीं लिखते हैं। और अगर हम ये वर्क ऑफ पंप ना लिखें तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इवेपोरेटर में कितनी हीट एब्जॉर्ब की और जनरेटर में कितना हीट सप्लाई किया, इसके रेशियो को हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह सकते हैं। अब इसको हम जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसको एक गर्मी संचालित रेफ्रिजरेटिंग मशीन है। इसमें दो तरह के हम कह सकते हैं, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटिंग मशीन का आपस में जोड़ दिया गया है, संयोजन किया गया है। हीट इंजन चक्र गर्मी स्रोत के तापमान Tg और सिंक तापमान Ta के बीच का कर रहा है, जबकि रेफ्रिजरेटिंग मशीन जो है वो रेफ्रिजरेटिंग तापमान T और गर्म स्रोत तापमान Tc के बीच कार्य कर रहा है। तो दो मशीन है जो कार्य कर रहे हैं। तो COP को हम इन्हें यहाँ पे लिख सकते हैं कि QE अपन QG को दोनों तरफ W रख दिया तो W अपन QG एंड QE अपन W। तो ये जो है ये हो जाता है इंजन की एफिशिएंसी और ये हो जाता है रेफ्रिजरेटिंग मशीन का COP। ये अगर आपको तभी समझ में आएगा जबकि आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लोसिज स्टेटमेंट से इसकी तुलना करें, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से थर्मल एफिशिएंसी है और ये COP है क्लोसिज स्टेटमेंट के हिसाब से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लोसिज स्टेटमेंट के हिसाब से ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है। तो COP जो है एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दोनों का गुणाफल है, थर्मल एफिशिएंसी का और COP का दोनों का गुणाफल के बराबर है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन सिस्टम का COP को कंप्रेशन सिस्टम की COP से तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्रेशन सिस्टम में जो ऊर्जा है उससे हमने जो हाई ग्रेड एनर्जी बनाया, इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, हम उसको उसमें नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे हम थर्मल एनर्जी से पहले हाई ग्रेड एनर्जी ऐसा बोल रहे हैं और फिर हाई ग्रेड एनर्जी से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चला रहे हैं। तो इसमें हम दो तरह की चीज़ें ले रहे हैं जबकि इसमें हम एक तरह की चीज़ ले रहे हैं। तो इसलिए दोनों के COP को कंपेयर करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये सही को हमने दूसरे डायग्राम से बनाया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस्ड पे क्लोसिज स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोनों ही इसमें है, और फिर कार्नोट एफिशिएंसी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट एफिशिएंसी है उसके ऊपर है। तो ये एक कार्नोट इंजन है जो वर्क कर रहा है, जो कि QG अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है और W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, और इसमें QA अमाउंट ऑफ हीट वो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में भेज रहा है। इसका W अमाउंट ऑफ जो वर्क है वो हम रेफ्रिजरेटिंग मशीन को दे देंगे, और ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन क्या करेगा कि इवेपोरेटर से कम तापमान से हीट लेगा और वातावरण में QC अमाउंट ऑफ हीट भेजेगा। तो ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन हुआ और ये इवेपोरेटिंग मशीन हुआ। तो इनका जो साइकिल है वो इस तरह से बनेगा। ये हीट इंजन साइकिल है जो इस तरह से साइक्लिक में वर्क कर रहा है, और दूसरा रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जो इस साइकिल में वर्क कर रहा है। तो इसका COP की बात करेंगे और इसकी थर्मल एफिशिएंसी की। तो इसमें क्या है, ये हीट ले रहा है यहाँ से और W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है जो कि इसने लिया, और उसने यहाँ से QE अमाउंट ऑफ हीट लिया, और दोनों ही एटमॉस्फेयर में हीट भेज रहे हैं। ये एक आइडियल केस है कि न सबसे अच्छा कार्य किस तरह से होगा उसके ऊपर दिया हुआ है। तो इस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी और इस रेफ्रिजरेटिंग मशीन की COP क्या होगा, दोनों कार्नोट एफिशिएंसी मैक्सिमम दोनों के निकाला जाए और दोनों का गुना कर दिया जाए तो हमको COP वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन का मिल जाएगा। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से या कार्नोट एफिशिएंसी के हिसाब से वो कुछ इस तरह से आता है, TG माइनस TA अपॉन TG, और COP जो है रेफ्रिजरेटिंग का TE अपॉन TC माइनस TE आता है। अब चूंकि एब्जॉर्बर और कंडेंसर दोनों वातावरण में भेज रहे हैं तो दोनों को एक समान मान लिया जाता है। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो COP है एब्जॉर्प्शन सिस्टम की वो इन दोनों के गुणाफल के बराबर है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो व्यवहारिक एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसकी COP इस COP से इस एक एक्सप्रेशन से जो आती है उससे काफ़ी कम होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अंदर एक टर्म आता है TG माइनस TA जिसको हम लिफ्ट कहते हैं,
और TA माइनस TE जो है इनका जो विभाजित है इसको कहते हैं डिप्रेशिएशन। तो L/D शुड बी लेस देन 1। इसको लिफ्ट को L बोलेंगे और TA माइनस TE को D बोलते हैं। तो इनका जो अच्छा परफॉर्मेंस के लिए L/D जो है वो 1 से कम आना चाहिए। तो इसका L/D जो है 1 से कम आना चाहिए, ऐसा माना जाता है, तो वो अच्छा रहेगा। एक और चीज़ देखते हैं कि TG को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा ये जो COP बढ़ जाएगा। TE इवेपोरेटर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो भी हमारा COP बढ़ जाएगा। और TC को अगर हम ये जो है TC या TA इनको अगर हम घटा देते हैं तो हमारा COP बढ़ जाएगा। तो COP 3 तरह से बढ़ सकते हैं: TG को बढ़ाना, इवेपोरेटर को बढ़ाना और कंडेंसर के तापमान को घटाना। तो दो के तापमान को बढ़ाना और कंडेंसर के तापमान को घटाना, इनमें से कुछ भी होता है या सभी होते हैं तो हमारा COP बढ़ जाता है। इसी के आधार पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि एक वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है जहाँ पे गर्मी दी गई है जनरेटर में 100 डिग्री तापमान पे, कूलिंग हो रहा है एटमॉस्फेयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और रेफ्रिजरेटिंग जो हो रहा है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। तो हमको मैक्सिमम COP निकालना है कि कार्बन COP कितना है एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। और दूसरा, अगर हमने इसके तापमान को, इवेपोरेटर के तापमान को -5 से -10 कर दिया तो जनरेटर के तापमान में क्या अंतर लाना पड़ेगा जिससे कि सेम COP मेंटेन किया जा सके। तो मैक्सिमम COP है सिस्टम की, तो इसमें 100 में से 273 जोड़ दीजिए तो 373 आ जाएगा। 20 में 273 ऐड करने से 293 आ जाएगा और -5 में 273 ऐड करने से 268 आ जाएगा। तो इससे मैक्सिमम COP निकल गया 2.3। अब सेम COP मेंटेन करना है और -10 डिग्री इवेपोरेटर टेम्परेचर रखना है और वातावरण का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके ऊपर दूसरा पार्ट करते हैं। तो जनरेटर को सेम COP पे रखा है तो 2.3 रखा और जो अब ये जो इवेपोरेटर तापमान है -10 + 273 = 263। तो 263 यहाँ रख दिया। तो इससे 2.3 = इससे किया तो अपने को आता है 124 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमने जनरेटर में तापमान बढ़ जाएगा उसके बदले में और COP हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इवेपोरेटर तापमान का प्रभाव कि अगर हमको इवेपोरेटर का तापमान कम करते हैं, आगे आगे इवेपोरेटर का तापमान कम हो रहा है और अगर सेम COP मेंटेन करना है तो हमको जनरेटर का तापमान बढ़ाना पड़ेगा। जनरेटर का तापमान बढ़ेगा तो सेम COP मेंटेन करेंगे और अगर जनरेटर का तापमान नहीं बढ़ाओगे तो COP कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ग्राफ से बताया गया है। ये ग्राफ जो है मनोहर प्रसाद से लिया गया है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मनोहर प्रसाद से लिया गया है। तो अब हम दोनों की तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बीच में तुलना कर रहे हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है दोनों के तुलना अपने हिसाब से। आप अपना जो भी बेस्ट समझते हैं उनमें क्या तुलना है वो आपको लिख के देना है। तो इनकी तुलना हमने की है ऊर्जा के ग्रेड पे कि एब्जॉर्प्शन सिस्टम लो ग्रेड एनर्जी यूज करता है, इसमें चलित पुर्जे कम है, सो ऑपरेशन जो है काफ़ी शांतपूर्ण है, वाइब्रेशंस कम है, फाउंडेशन बहुत मजबूत फाउंडेशन नहीं चाहिए लगाने के लिए, हल्का फाउंडेशन चाहिए। रेफ्रिजरेंट की गुणवत्ता, इसमें तापमान जो है एब्जॉर्प्शन सिस्टम में 340 केल्विन के लगभग आता है जबकि कंप्रेशन सिस्टम में 420 केल्विन का आता है। तो उसमें कंडेंसर का साइज कंप्रेशन में बड़ा होता है जबकि एब्जॉर्प्शन में कंडेंसर का साइज छोटा होता है। पार्ट लोड पे प्रदर्शन जो है ये एब्जॉर्प्शन सिस्टम का काफ़ी अच्छा है जबकि वहाँ पे अगर ये होगा तो इवेपोरेटर का टेम्परेचर नीचे चला गया तो परफॉर्मेंस काफ़ी मुश्किल हो जाएगा या वहाँ पे लिक्विड रह जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। फिर लिक्विड के ट्रेसेस जो हैं, तरल रूप में लिक्विड के ट्रेसेस जो हैं एग्जिट पे नहीं होने चाहिए। फिर COP का तुलना अपन ने पढ़ाई है। रेफ्रिजरेटिंग की क्षमता, बड़े जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो हम एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहते हैं। रेफ्रिजरेंट की उपलब्धता एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कम दाम के रेफ्रिजरेंट को यूज करते हैं। ये अमोनिया सस्ता पड़ता है और फ्रीओन या 134A महंगा पड़ता है। इसका रखरखाव भी सस्ता है एब्जॉर्प्शन सिस्टम का और जगह भी कम घेरता है। तो आप ज़्यादातर बड़े यूनिट्स जो देखेंगे वो
एब्जॉर्प्शन सिस्टम के मिलेंगे, और जो छोटे यूनिट हैं वो कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के मिलेंगे। तो आप इस पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल के हमें भेजिए। और इसके बाद धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। इसके साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको अंग्रेजी वर्जन चाहिए तो अंग्रेजी में भी इसकी ये उपलब्ध है। धन्यवाद।